गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा भारतीय समाज का पाठ्य या शास्त्रीय दृष्टिकोण, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज के बारे में क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण। अभी पिछले विवेचन में हमने भारतीय समाज के बारे में पाठ्य या शास्त्रीय दृष्टिकोण की विस्तृत विवेचना की है, जिसके अंतर्गत वर्ण, आश्रम, कर्म, धर्म आदि के आधार पर भारतीय समाज के परंपरागत स्वरूप को विश्लेषण किया गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह विश्लेषण वेदों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों, महाभारत, रामायण, गीता आदि ग्रंथों में वर्णित सामग्री पर आधारित है। अब हम दूसरे दृष्टिकोण से अर्थात क्षेत्र अध्ययन पर आधारित सामग्री के अध्ययन पर भारतीय समाज को समझने या समझाने का प्रयास करेंगे। इसका तात्पर्य है कि इस दृष्टिकोण के अंतर्गत उन विद्वानों के विचारों को प्रस्तुत किया जाएगा जिन्होंने कि महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों में वर्णित भारतीय समाज के विश्लेषण पर निर्भर न रहते हुए वास्तविक रूप में भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों का तथ्यात्मक अध्ययन करके उसके विषय में किस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया। क्योंकि इसमें वास्तविक क्षेत्र अध्ययन है, क्योंकि इसका वास्तविक क्षेत्र अध्ययन के आधार पर ही एक निश्चित निष्कर्ष किसी विद्वान विशेष के द्वारा निकाला गया है। इस प्रकार के अध्ययनों में तीन प्रमुख विद्वान डॉक्टर M.N. श्रीवास्तव, S.C. दुबे और आंद्रे बेतई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन तीनों विद्वानों के दृष्टिकोण को हम एक एक करके निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं M.N. श्रीनिवास का दृष्टिकोण। भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रियों में प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास का एक विशिष्ट स्थान है। क्षेत्रीय अध्ययनों के द्वारा भारतीय समाज और विशेष रूप से भारतीय ग्रामीण समाज का वास्तविक विश्लेषण उनके द्वारा किया गया है और इन अध्ययनों के विषय में उनकी विभिन्न कृतियों से पता चलता है कि इन कृतियों में आदि रूप से उल्लेखनीय है। समाजशास्त्रीय साहित्य में संस्कृतिकरण और लौकिकीकरण की अवधारणा को स्थान देने में डॉक्टर निवास का योगदान उल्लेखनीय है। तो अब हम पढ़ते हैं संस्कृतिकरण। समाजशास्त्रीय साहित्य में संस्कृतिकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने का श्रेय डॉक्टर श्रीनिवास को ही है। इस संकल्पना द्वारा अपने भारतीय जाति प्रथा की संरचना व संस्तरण में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया है। शाब्दिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह स्पष्ट होगा कि संस्कृतिकरण नवीन एवं अधिक उत्तम विचार, आदर्श, मूल्य, आदत तथा कर्मकांडों को अपनाकर अपनी जीवन स्थिति को अधिक उन्नत व परिमार्जित बनाने की ही एक प्रक्रिया है। डॉक्टर निवास के अनुसार सामान्य रूप से संस्कृतिकरण एक जाति को जातीय संस्तरण में ऊंचा पद प्राप्त करने योग्य बनाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल उच्च जाति की रीति रिवाजों और आदतों को ही नहीं बल्कि उनके विचारों, मूल्यों तथा आदर्शों को भी ग्रहण करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे संस्कृतिकरण की विशेषताएं। संस्कृतिकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहले में है संस्कृतिकरण का संबंध मुख्यतः विभिन्न जातियों की जीवन शैली में होने वाले परिवर्तनों से है। द्विज जातियों का प्रबल जातियों की प्रथाओं, परंपराओं, देवी देवताओं एवं जीवन शैली को अपनाकर जाति संस्तरण में ऊंचा उठाने के प्रयत्न को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। दूसरे में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित जातियों में मात्र पदमूलक परिवर्तन होता है, न कि संरचनात्मक। कहने का तात्पर्य है कि जाति व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरे में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के केवल निम्न हिंदू जातियों में ही नहीं बल्कि जनजातियों तथा अर्ध जनजातीय समूहों में भी पाई जाती है। भील, गोंड, उरांव आदि जनजातीय समूहों ने हिंदू जीवन पद्धति को अपनाकर ऊंचा उठने का प्रयास किया है।
इसी तरह से बहुत से इसके विशेषताएं बताया गया है। भारतीय संदर्भ में संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया रही है। इतिहास के एम पनिकर तथा एम श्रीनिवास ने वैदिक काल से अब तक अनेक जातियों द्वारा ऊंचा उठने के प्रयासों के उदाहरण दिए हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से गुजरने वाली जातियां संस्कृत साहित्य में उपलब्ध विचारों एवं मूल्यों को भी स्वीकार कर लेती हैं तथा पाप पुण्य, संसार, धर्म, कर्म, माया और मोक्ष आदि शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत में भी करने लगती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लौकिकीकरण। डॉक्टर एम श्रीनिवास ने अपने क्षेत्र अध्ययन के आधार पर लौकिकीकरण की अवधारणा को भी विकसित किया है। उनके मतानुसार भारतीय सामाजिक जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में परिवर्तन की एक विशेष प्रक्रिया क्रियाशील हुई है, जो कि जनजीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में दृष्टिगोचर होती है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है धर्म और उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम है लौकिकीकरण। आज भारतीय जनता विशेषकर नगरों के डॉक्टरों, वकीलों, मजदूरों, क्लर्कों, दुकानदारों आदि के दैनिक जीवन पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि उनके जीवन में धर्म का महत्व काफ़ी कम हो गया। अधिकतर व्यक्ति अपने कार्यों या व्यवहारों को धार्मिक उद्देश्य न करके व्यक्तिगत लाभ या अन्य उद्देश्यों से करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लौकिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण को हम सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण को उस सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा धार्मिक, प्रथागत या परंपरागत व्यवहारों में धीरे धीरे तार्किकता का समावेश होता जाता है। दूसरे शब्दों में जनजीवन के व्यवहारों का उद्देश्य धार्मिक न होकर व्यवहारिक होता है। पहले जो वस्तु पारलौकिक समझी जाती थी, अब उसकी व्याख्या लौकिक संदर्भ में होने लगी है। डॉक्टर एम निवास ने लौकिकीकरण की सबसे उपयुक्त परिभाषा की है। आप उनके शब्दों में लौकिकीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता है। इसका तात्पर्य विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से भी है, जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक एक दूसरे से अधिक पृथक होने में दृष्टिगोचर होती है। लौकिकीकरण के प्रमुख तत्व। लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण के कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है धार्मिकता का ह्रास। जैसा कि पहले की स्पष्ट किया जा चुका है कि लौकिकीकरण का एक प्रमुख तत्व बुद्धि के साथ साथ धार्मिकता का ह्रास है। जैसे जैसे जन सामान्य के जीवन में लौकिकीकरण की वृद्धि होती जाती है, धार्मिकता का ह्रास होता है। दूसरे में है तार्किकता। लौकिकीकरण का एक प्रमुख तत्व तार्किकता है। इसके अंतर्गत सभी विश्वासों, विचारों अथवा विश्वासों में तर्क का समावेश होता है। जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या पर तर्क और विवेक के आधार पर विचारों को आधुनिक ज्ञान के आधार पर बदलना ही तार्किकता है। तार्किकता को बढ़ाना ही लौकिकीकरण। तीसरे में विभेदीकरण की प्रक्रिया। अंत में लौकिकीकरण के एक अति महत्वपूर्ण तत्व या लक्षण के रूप में विभेदीकरण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। लौकिकीकरण में विभेदीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि समाज में विभेदीकरण बढ़ता है। समाज के विभिन्न पहलू आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, कानूनी आदि एक दूसरे से पृथक होते जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में धर्म का महत्व या प्रभाव कम होता जाता है। अब हम पढ़ेंगे लौकिकीकरण के कारक। लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण के महत्वपूर्ण कारकों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है नगरीकरण। लौकिकीकरण की प्रक्रिया में नगरीकरण का अत्यधिक योगदान रहा है। यह तथ्य तो इसी से स्पष्ट है कि नगरों में ही लौकिकीकरण सर्वाधिक हुआ है। नगरों में अत्यधिक भीड़ भाड़, उन्नत यातायात व संदेश वाहन के साधनों के साथ उन्नत शिक्षा, फैशन, भौतिकवाद, विवेकवाद, व्यक्तिवाद आदि सभी कारक मौजूद हैं। ये सभी कारक लौकिकीकरण को अत्यधिक
सहायता प्रदान करते हैं। दूसरे में है आधुनिक शिक्षा। लौकिकीकरण का शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण आधुनिक शिक्षा। वास्तव में आज जो शिक्षा पद्धति भारत में अपनाई जा रही है उसमें बहुत कुछ पाश्चात्य पुट है। इसके अतिरिक्त लगभग 250 वर्षों से भारत पूर्णतया पाश्चात्य शिक्षा पढ़ता रहा। इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि यहाँ की संस्कृति में पाश्चात्य मूल्यों ने प्रवेश पा लिया है। इससे ही यहाँ धर्मों पर, विशेष रूप से हिंदू धर्म पर प्रभाव पड़ा है। यदि एक ओर इससे व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आया है तो दूसरी ओर हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति एक बार भी कुछ सोचने को मजबूर होना पड़ा। तीसरे में सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ने भी लौकिकीकरण में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है। विदेशी शासन काल से इस देश में सर सैयद अहमद खां, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद, गोविंद रानाडे, महात्मा गांधी आदि नेताओं ने अनेक सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात किया। इन आंदोलनों ने हिंदू धर्म के कुविश्वासों व ग्रामियों की ओर संकेत किया और उसमें अपनी कार्यशैली से पर्याप्त सुधार भी किए। इसी तरह से बहुत से लौकिकीकरण के विषय में बताया गया है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।